Welcome students. In this video we will discuss about differently abled students. अलग रूप से सक्षम विद्यार्थियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे. Differently abled students. Any person whose normal bodily or mental functions or both are partially impaired but has talents, skills and strengths of some sort or other is referred to as a person who is differently able. इन्हें हम persons with disabilities भी कहते हैं. ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें असक्षमताएं तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें टैलेंट भी होता है, कौशल भी होता है, क्षमताएं भी होती हैं. उनकी प्रतिभाओं को समझना आवश्यक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शारीरिक संरचना में, अपनी मानसिक गतिविधियों में ये नॉर्मल विद्यार्थियों से अलग होते हैं. Physically or mentally disabled, differently able emphasizes the fact that many people with disabilities are quite capable of accomplishing a particular task or performing a particular function only in a manner that is different from or takes more time than that of people without disability. ये बच्चे असक्षमता के कारण अपने कार्यों को करने में ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल हमेशा असफल रहते हैं, लेकिन इनको अपने कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है या फिर ये ज्यादा समय लेते हैं उस कार्य को करने के लिए. According to WHO, disability is a term which covers impairment, activity limitations, participation restrictions. WHO के अकॉर्डिंग विकलांगता एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं. पहला इम्पेयरमेंट, इसका अर्थ कहीं ना कहीं शारीरिक बनावट या ढांचे में कुछ न कुछ कमी होना जो कि सामान्य बालक से उस बालक को अलग करती है. एक्टिविटी लिमिटेशंस, गतिविधि में सीमाएं, वो सामान्य गतिविधि सामान्य बालक की तरह नहीं कर पाते. पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस, भागीदारी में सीमाएं या उनमें भागीदारी में कमी. डिसेबल is often described in terms of lack of normal functioning of physical, mental or psychological processes. It is also defined as learning difficulties or difficulties of adjustment. जो ये असक्षम विद्यार्थी होते हैं, इनमें जो शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सामान्य नहीं होती और इनमें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनके समायोजन और उनके अधिगम में भी पड़ता है. The types of differently abled students. असक्षमता कई क्षेत्रों में पाई जाती है. वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे. The first is intellectual disability, बौद्धिक असक्षमता. Next is learning disability, सीखने की असक्षमता. Physical disability, शारीरिक असक्षमता जिसके अंतर्गत आते हैं लोकोमोटर या मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, शारीरिक अंग में विकलांगता का होना. विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य में विकलांगता का होना, दृष्टि में कमी होना. हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में असक्षमता. स्पीच डिसऑर्डर, भाषण विकार, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते. मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज, मानसिक स्वास्थ्य असक्षमता. The intellectual disability. Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. It is also known as general learning disability. Intellectual disability का मतलब होता है बौद्धिक असक्षमता. कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थी बौद्धिक रूप से असक्षम होते हैं या उन्हें ज्यादा सहायता
की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज को समझने या सीखने में, और कहीं ना कहीं उनके जो बौद्धिक कार्य होते हैं या समायोजित व्यवहार होते हैं उनमें कमियां होती हैं। वो बहुत आसानी से बहुत हर चीज को ग्रहण नहीं कर पाते और किसी विपरीत परिस्थितियों में समायोजित होने में उन्हें तकलीफ होती है। इन्हें हम सामान्य अधिगम असक्षमता भी कहते हैं। A person is considered intellectually disabled if he or she has an IQ of less than 70 to 75%. बौद्धिक असक्षमता उन लोगों को कहा जाता है जिनका IQ लेवल 70 या 75% से कम होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो इस तरीके के बौद्धिक असक्षम विद्यार्थी होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, इम्पेयरमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, मेमोरी एंड अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इनके जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, की कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेमोरी, जैसे कि परसेप्शन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इन चीजों में इनके में कमियां होती हैं। ये कई चीजें बहुत ध्यान से नहीं सुन पाते या उसे समझ पाते या उसे परसीव कर पाते हैं, नहीं उसे याद रख पाते हैं। तो इस तरह की जो कमियां होती हैं बौद्धिक क्षेत्र में, उनमें ये कमियां पाई जाती हैं। लो एकेडमिक अचीवमेंट, कहीं ना कहीं एकेडमिकली ये बाकी विद्यार्थियों से पीछे होते हैं। डिफिशियंसी इन एडेप्टिव बिहेवियर, ये बहुत जल्दी समायोजित नहीं हो पाते, समायोजन का ना हो पाना इनकी एक समस्या होती है। लो मोटिवेशन फॉर एनी वर्क, इनमें अभिप्रेरणा की कमी होती है। इन्हें हमें हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वह उस कार्य को आसानी से कर सके। शॉर्ट एंड रिड्यूस्ड अटेंशन, इनके जो अटेंशन, कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना होता है, इनके अंदर वो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी होती है। लो टॉलरेंस, इन बच्चों की सहन शक्ति भी कम होती है। ये बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं और जो सहन शक्ति होती है इनमें काफी कम होती है बाकी सामान्य विद्यार्थियों के मुकाबले। आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर नीड्स, ऐसे विद्यार्थियों की जरूरतों को समझना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो जरूरतों को नहीं समझ पाएगा वो उस हिसाब से उसे निर्देश, मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। तो ऐसे विद्यार्थियों की कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी जरूरतें हैं, ये हमें जानना आवश्यक है। तभी उसके अकॉर्डिंग हम सही मार्गदर्शन उन विद्यार्थियों को दे पाएंगे। The first one is over protection by the parents. ये बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, पेरेंट्स इन पर चढ़े हुए रहते हैं और अभिभावकों का इन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। इन्हें वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती जो एक सामान्य बालक को मिल पाती है, जो कि कहीं ना कहीं इनके वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है, ना कि पॉजिटिविटी को। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। ये हमेशा इन भावनाओं में ग्रसित रहते हैं कि हम बाकियों से अलग हैं, कमजोर हैं, और ये अपने आप को बाकियों से नेग्लेक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। पुअर सेल्फ इमेज, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी इनके पास इसमें कमी होती है। इन्हें हमेशा ये लगता है कि हम बाकियों से बेकार हैं या हम उनकी तरह नहीं बन पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक मानसिकता इनकी बना देती है पुअर सेल्फ इमेज की। लो लैक ऑफ एडजस्टमेंट, इन बच्चों में समायोजन की कमी होती है, ये बहुत आसानी से किसी के साथ समायोजित नहीं हो पाते। लो सेल्फ एस्टीम, इन बच्चों का आत्मबल जो होता है वो काफी कम होता है। एग्रेसिव, जैसे मैंने पहले बताया, लैक ऑफ टॉलरेंस, इन बच्चों में टॉलरेंस की कमी होती है जिस कारण ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अफ्रेड, डर, ये इनका बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण ये घुल मिलते नहीं लोगों के साथ, कि कोई क्या पूछेगा, कोई क्या कहेगा, कोई हमारे बारे में क्या
राय रखता है और जिस कारण इनका कम्युनिकेशन लोगों के साथ कम होता है, इनका वार्तालाप लोगों के साथ कम होता है। ये कम सामाजिक होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में। जैसे आगे है, लो कम्युनिकेशन विद अदर्स, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लोगों के साथ बातचीत नहीं करना, अपने आप को किसी काम में अपना योगदान न देना, या किसी भी फंक्शन में, किसी भी क्षेत्र में अपनी भागीदारी ना रख पाना। ये सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं इनको सोशली वो अपने आप को अलग थलग रखते हैं सामान्य जीवन से, सामान्य लोगों के से, और वो आइसोलेटेड रहते हैं। और इस आइसोलेशन के कारण जितनी भी नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं इन बच्चों के अंदर आती हैं, जिनको जानना आवश्यक है, जिसको सुधारने के लिए इन्हें गाइड करना आवश्यक है कि जो इनकी जो नीड्स हैं, इनकी सीमाएं हैं, इनकी जरूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को गाइड करना और आगे बढ़ाना। Thank you so much, students, for watching.